बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर सीरीज स्टार्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे मैंने तकरीबन 4 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। मैं लेक्चर 4 में मैंने बोहर मॉडल की बहुत डिटेल दी थी आप लोगों को। बोहर मॉडल के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल, हाइड्रोजन रेडिएशन, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम डिफेक्ट्स पर भी मैंने थोड़ी बहुत बात की थी। लेकिन आज मैं थोड़ा इस चैप्टर में मैं थोड़ा डिफेक्ट्स पे दोबारा रिवाइज करूँगा। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल को थोड़ा इसको डिफेक्ट्स भी थोड़ा रिवाइज कर दूँगा और साथ में जस्टिफिकेशन भी थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा कि वाकई बोहर का जो मॉडल था वो सही था कि नहीं था। उसने जस्टिफिकेशन नहीं दिए थे, बाकी डिब्रागले ने उसकी जस्टिफिकेशन दी। और एक और है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसकी वो वायलेट कर रहा है बोहर मॉडल, उस पर भी थोड़ा बात करूँगा। उसके अलावा इस लेक्चर में मैं बात करूँगा इसके बाद ये डिफेक्ट्स के बाद मैं इस लेक्चर में बात करूँगा थोड़ा एक्सरे पे थोड़ा बात करूँगा कि एक्सरे क्या है, ये किस तरह प्रोड्यूस हो गए, और इस तरह एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तीसरी इसमें लेज़र एंड मेज़र पे थोड़ा बात करूँगा। लेज़र एंड मेज़र पे थोड़ा मैं इसको डिस्कस करूँगा। और बाकी भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, वो एक्साइटेशन पोटेंशियल वगैरह और इस तरह वो भी डिस्कस होगा। ये वाला लेक्चर 5 हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल में था, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल नंबर फर्स्ट था। बोहर ने तो मॉडल पेश किया था, लेकिन उसमें थोड़े डिफेक्ट्स थे। वो क्या थी कि बोहर ने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे बात की। उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। मतलब ये हाइड्रोजन, ये ग्राउंड स्टेट है जब हाइड्रोजन फर्स्ट शेल में हो, इसने ग्राउंड स्टेट है। और जब इस हाइड्रोजन एटम को एनर्जी मिलेगी तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर हो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब इधर हो तो वो उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो यूनी मॉलिकुलर सिस्टम पे उसने यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बोहर ने बात की। उसने यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बात की और ये वैलिड भी है सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं है बोहर का मॉडल। सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये वैलिड है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ये कम्प्लेक्स जो एलिमेंट है उसका स्पेक्ट्रम, कम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स हैं या कम्प्लेक्स एटम्स है, लेट्स सपोज हो गया आपके साथ सोडियम, या इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, या पोटाशियम 1940 इसका है। इसके अलावा कॉपर, सीजियम वगैरह, मतलब कि कम्प्लेक्स जो एटम्स है उसका स्पेक्ट्रम इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ हाइड्रोजन का या हीलियम प्लस चार्ज, जब हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जब लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके साथ फिर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये भी और ये भी। इसका स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ बोहर ने एक्सप्लेन किया। इसका एक डिफेक्ट ये था। दूसरी बात क्या थी बोहर में, कि उसकी डिफेक्ट क्या थी, वो थी कि ये जब आप किसी भी इसको मतलब जब ये हाइड्रोजन का एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के एटम में, प्लस न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा तो स्पेक्ट्रम क्या करेगा? लाइट को ये रिलीज करेगा। तो बोहर ने सिर्फ इस लाइट की वो फाइंड कर दी, इस लाइट की स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दी। मोनो इलेक्ट्रॉनिक इसकी एटम की स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जब यही स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये वाला, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये ऊपर शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन और ऊपर से वापस नीचे आएगा, यही स्पेक्ट्रम ऑब्टेन तो होगा। लेकिन अगर इस स्पेक्ट्रम को, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को किसने स्टडी किया? ज़ीमन एंड स्टार्क। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को किसने एक्सप्लेन किया? ज़ीमन ने और स्टार्क ने। ये दो साइंटिस्ट है। उसने क्या किया? उसने हाइड्रोजन का एटम ले लिया। बोहर के बाद इन लोगों ने बात यही की कि ज़ीमन या सबसे पहले स्टार्क ने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है और वापस नीचे इस शेल में आता है तो लाइट एमिट करता है, सही है। इसे प्राइमरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बात ये है, ये जब नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो स्पेक्ट्रम आपके साथ एक लाइन तो बनेगा, लेकिन इस लाइन को अगर आप प्रिज्म से पास करोगे तो आगे आपके साथ एक स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम को तो बोहर ने एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर हम बात को इस तरह करें, सबसे पहले मैं स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस हाइड्रोजन लाइन के सामने अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यही जो हाइड्रोजन की लाइट है, ये दो सेकेंडरी लाइन्स में डिवाइड हो जाएगी। ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, और इस लाइट को भी अगर आप प्रिज्म से पास करें, तो इसका भी स्पेक्ट्रम बनेगा, एक बैंड बनेगा, और इसका भी एक स्पेक्ट्रम बनेगा। इस स्पेक्ट्रम को नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट। सो स्टार्क इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन बाय
Stark effect is not explained by Bohr. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के स्टार्क इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरी बात, यही जो लाइन है हाइड्रोजन की, जब ये एमिट करेगा उसके सामने अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल को रख दो, मतलब ये कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लाइन स्प्लिट होती है सेकेंडरी लाइन में। ये प्राइमरी लाइन है और ये सेकेंडरी लाइन 1, सेकेंडरी लाइन 2, और इस लाइन के सामने भी अगर आप प्रिज्म रख दे तो ये भी, इसका भी स्पेक्ट्रम बनेगा। तो इस स्पेक्ट्रम को भी बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। और जब आप इस लाइन के सामने नॉर्थ और साउथ पोल रखोगे और ये डिवाइड होगा, तो इस इफेक्ट को कहते हैं जीमन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को बोहर ने इस पर कोई बात नहीं की, तो ये भी एक डिफेक्ट है बोहर मॉडल की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं ये तीसरी डिफेक्ट की जानिब। तीसरा डिफेक्ट क्या था बोहर का? वो ये था कि इट इज अगेंस्ट, इट्स वायलेट, इट इज अगेंस्ट लिख सकते हो, इट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि एट अ टाइम स्पॉन्टेनियसली, या स्पॉन्टेनियसली भी कह सकते हो, या एट अ टाइम स्पॉन्टेनियसली, और एट द स्पॉट, या एट द स्पॉट, आप इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, इसका कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, और वेलोसिटी भी है, मास भी है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हो m क्रॉस v। अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मोमेंटम आ जाएगा इस पॉइंट पे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग कर रहा है। जब आप इसका मोमेंटम फाइंड करोगे, मोमेंटम फाइंड करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, उस टाइम में इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई होगी, ये इधर से किसी और जगह चला हुआ होगा। मतलब उसने कंक्लूजन ये बताया हमें कि एट द पॉइंट, एट अ स्पॉट, या स्पॉन्टेनियसली मोमेंटम p और पोजीशन r, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। अगर फाइंड करोगे मोमेंटम तो आपके साथ पोजीशन में चेंज आएगा, अगर पोजीशन फाइंड करोगे तो आपके साथ मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये है कि एट अ टाइम हम दोनों पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते हैं। सही है, उसमें क्या है, एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन बोहर क्या कहता है? बोहर ने तो यही बताया, बोहर ने एट अ टाइम क्या क्या, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी, पोजीशन वेक्टर जो है रेडियस अब हाइड्रोजन एटम भी उसने फाइंड कर दी। ठीक है, ये तो पोजीशन हो गया। उसने यही बताया कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में रेडियस नाउन है हाइड्रोजन एटम का, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 0.53 समथिंग आ रहा था एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस तो हमारे पास फाइंड हो गया। और अब मोमेंटम तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। मास तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, और वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर दी। वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर दी फर्स्ट शेल में कि इलेक्ट्रॉन की। इससे पहले जो हम वेलोसिटी के लिए हमने फार्मूला लगाया बोहर कैलकुलेशन से, वेलोसिटी भी हमारे पास फर्स्ट शेल में फाइंड हो सकती है। अगर आपके साथ वेलोसिटी भी लेट्स सपोज एक कांस्टेंट वैल्यू c है, फाइंड हो सकती है, और रेडियस भी एक कांस्टेंट वैल्यू c है, c2 लेट्स सपोज ये है, ये c1 है, तो आपके साथ मोमेंटम तो मास सर भी वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके साथ जैसे वही, इससे आप मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हो और रेडियस भी फाइंड कर सकते हो कांस्टेंट वैल्यू से। मतलब कि फर्स्ट शेल में आप मोमेंटम और रेडियस सिमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हो। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हाइजेनबर्ग ने जो बताया था उसके खिलाफ है, लिहाजा ये भी एक डिफेक्ट है। तो यही डिफेक्ट्स थी बोहर मॉडल की। लेकिन इसकी थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशंस भी आ गई। जस्टिफिकेशन भी बोहर मॉडल की आ गई। क्या जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन क्या थी? वो ये थी कि बोहर ने ये बताया था कि किसी भी शेल में हाइड्रोजन के, किसी भी शेल में फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल में है, ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एनर्जी होती है किसी भी शेल में। फर्स्ट शेल में अलग एनर्जी होती है, सेकंड शेल में अलग एनर्जी होती है। ये बोहर ने बताया था कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, और उसने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब डी एक्साइड होता है तो एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, और ये दो बातें तो इसने बताई थी, लेकिन इन दो बातों की जस्टिफिकेशन भी आ गई। सबसे पहले जस्टिफिकेशन किसने दी? फर्स्ट जस्टिफिकेशन दी डी ब्रॉगले ने। डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। कौन सा डी ब्रॉगले या डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस,
कोई प्रिंसिपल नहीं था डी ब्रॉगली का, इसका एक हाइपोथेसिस था, एक नज़रिया था। डी ब्रॉगली आई थिंक सो 1990 या मैं क्या कह दूँ, डी ब्रॉगली अभी साइंटिस्ट ही मरा है। मैंने सुना था 2000 के राउंड अबाउट सेंचुरी में, 2000 राउंड अबाउट में ये इस दुनिया से चला गया है। लेकिन इसने एक हाइपोथेसिस पेश की थी। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि ये आपके साथ लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, किसी भी शेल में हाइड्रोजन एज अ स्टैंडिंग वेव बिहेव करता है कि आपके साथ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इज स्टैंडिंग वेव, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक स्टेशनरी। क्या उसने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक स्टेशनरी इन अ शेल, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या स्टेशनरी बिहेव करता है। सो एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है इसकी। क्यों कांस्टेंट है कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग वेव बिहेव करता है। ठीक है, तो ये इसने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव होगा, अगर बोहर ने डी ब्रॉगली ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव होगा तो ये एज अ स्टैंडिंग वेव बिहेव करेगा। और बोहर ने भी बताया था कि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है। लिहाजा ये एक जस्टिफिकेशन थी किसकी, बोहर की मॉडल की। और क्वांटम एक थ्योरी है, मैक्सवेल एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कह सकते हो। उसने यही बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कह दो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसने यही बताया था प्लैंक्स ने कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, ये अपर शेल में है, एक्साइटेड है, और ये डी एक्साइट होता है तो एनर्जी लॉस तो करता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इस तरह इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या क्वांटा भी इसे कह सकते हो, क्वांटा या पैकेट्स। तो प्लैंक्स ने यही बताया था जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करेगा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन तो एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो ये भी एक थ्योरी थी प्लैंक्स या क्वांटम थ्योरी के, इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लॉस करेगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। और यही पैकेट की एनर्जी किसके बराबर होगी, एच एंड एफ के। एच मीन प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ, और ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके साथ दो टाइप की जस्टिफिकेशन थी। बोहर ने भी कहा एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने फिर यही बताया कि अगर एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन टर्म ऑफ पैकेट करेगा, और यही पैकेट की एनर्जी इसके बराबर होगी। तो ये थोड़ी बहुत डिस्कशन थी। अच्छा, अब नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपके पास क्या, टॉपिक का नाम है एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, वो ये है, इधर देखो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हाइड्रोजन का पूरा एटॉमिक वॉल ड्रा करता हूँ, सारे शेल ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज ये फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1, ये सेकंड शेल है, n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड शेल है, n इज इक्वल टू 3। इस तरह ये फोर्थ शेल है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, लेट्स सपोज इसमें भी हो सकता है, इसमें भी। तो अब बात ये है कि अगर आपके पास, आपको पता है कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था। सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.6 थी, सेकंड में थोड़ी बढ़ गई, थर्ड में, मतलब ये बात मैंने थोड़ा उल्टा प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब ये नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, फर्स्ट शेल में इसकी एनर्जी क्या है, -13.6 है, सेकंड शेल में इसकी एनर्जी -3.4। मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है ना, ये -7 लगा है ना। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। जब n इन्फिनिटी में जाएगा आखिरी शेल में तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये भी मैंने आपको फार्मूले की मदद से बताया था, डिराइव टाइप किया था। तो मतलब कि जितना जीरो तो बड़ी है ना, इससे बड़ी है ना, सारों से जीरो बड़ा है। लिहाजा जो ही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि एक्साइटेशन में चला जाता है। लेकिन दूसरी एक बात नोट करो, अब देखो इन दोनों शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को देखो, इन दोनों शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है।
बनिस्बत इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस और भी कम है, आखिर में ज़ीरो है। आखिर में आपके साथ एनर्जी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में ज़ीरो हो जाएगी ना, तो ज़ीरो माइनस जो लीस्ट एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो होगी, मतलब कि इन्फिनिटी शेल में और इन्फिनिटी शेल से एक नीचे वाले शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेल। मतलब ये हुआ, इसे आप ये भी कह सकते हो, ट्रांजिशन कह सकते हो, ट्रांजिशन मतलब कि जितना ट्रांजिशन बढ़ता है, मतलब सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जो ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऊपर आप जाओगे तो हर दोनों शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस शेल की तादाद बढ़ने से कम होता जाएगा। इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है बनस्बत इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होगा। जो ही ऊपर जाओगे तो डिफरेंस इन एनर्जी कम होगा, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करें, ठीक है। अब देखो कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, -13.6 है, सेकंड शेल में ये है, थर्ड शेल में ये है, फोर्थ शेल में ये है, ठीक है। अब इस शेल फर्स्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस फर्स्ट शेल को देखो, अगर आप किसी भी हाइड्रोजन एटम है, लेट्स सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम है, इस फर्स्ट शेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन है, आप इसे एनर्जी दे दो, हीट दे दो या करंट दे दो या किसी भी टाइप की एनर्जी दे दो, और इस एनर्जी ने लेट्स सपोज इस इलेक्ट्रॉन को माइनस इस इलेक्ट्रॉन को एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, डेल्टा एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में जाएगा, हर टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, एक खास टाइम में जाएगा। एक खास एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर जाएगा, अदरवाइज कम या उससे ज़्यादा एनर्जी के पे वो इस शेल को नहीं छोड़ेगा। इस शेल को तब छोड़ेगा जब इसे एनर्जी मिल जाए, इतनी एनर्जी के वो इस शेल में स्टे कर सके। क्या मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है। अब मैं इसे कितना एनर्जी दे दूं, मजीद इसके साथ कितना एनर्जी ऐड करूं कि हमारे पास सेकंड शेल में मौजूद एनर्जी के बराबर आ जाए, -3.4। वो एनर्जी ये एक्सेप्ट करेगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट करेगा कि उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को फर्स्ट शेल वाली एनर्जी से अगर आप जमा करें तो रिजल्ट में -3.4 आए, इतना, क्योंकि सेकंड शेल की एनर्जी क्या है, -3.4। इतना एनर्जी जमा करोगे कि फर्स्ट शेल की एनर्जी के साथ कि उसको सेकंड शेल में ले जाने के लिए दरकार एनर्जी मिल जाए, तब ये सेकंड शेल में आएगा, वरना नहीं आएगा। इस में हमें -13.6 से मैं क्या जमा करूँ कि मेरे पास सेकंड शेल की एनर्जी हासिल हो जाए। तो इसके साथ अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जमा करूं तो -13.6 प्लस 10.2 से क्या आता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 डेल्टा ई से क्या चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसे दोगे, या सॉरी एनर्जी लिख दें, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से दोगे तो ये इस शेल में आएगा। अदरवाइज अगर 10.2 से कम दोगे, लेट्स सपोज 10.1 दोगे, तो ये इस शेल इस घूमेगा, तो इस और इस शेल के दरमियान इधर का ही घूमेगा, वापस ठीक साइड होगा, इस शेल में नहीं जाएगा। अगर आप 10.2 से बढ़ के 10.3 दोगे तो इस शेल को भी पार कर देगा, इधर का ही घूमेगा, किसी भी शेल में नहीं जाएगा। इस शेल में तब जाएगा जब आप उसे इतना एनर्जी प्रोवाइड करें कि आपके साथ एग्जैक्टली इस शेल की एनर्जी हासिल हो जाए, तब ये इस शेल में आएगा। तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to place electron in a exact shell। उस एनर्जी से कम ज्यादा आप दोगे तो या ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, उस शेल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हो, ठीक है। और ये आपका, अब मैंने फर्स्ट शेल में एक्सप्लेन किया, तो सेकंड शेल में आएगा। अगर सेकंड शेल से आपने थर्ड शेल में लेके जाना हो तो सेकंड शेल की एनर्जी के साथ इसके साथ क्या एक ऐसे वैल्यू जमा करोगे जो थर्ड शेल की एनर्जी के बराबर आ जाए, उस वैल्यू को जमा करने से तब ये थर्ड शेल में जाएगा। इस तरह आप खुद कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दे दिया। देखो, अब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते रहो, लेट्स सपोज इसको आपने एनर्जी दे दिया, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में चला गया, सेकंड शेल से थर्ड शेल में चला गया, थर्ड शेल से फोर्थ शेल में चला गया, ठीक है। इतना दूर चला गया कि लेट्स सपोज ये आपके साथ एक एटम है, इस एटम में आपके साथ 3 शेल है, तो इसको आप कोर शेल कहते हो। कौन सा शेल, कोर शेल, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, फर्स्ट शेल या कोर। और लास्ट वाला जो शेल होता है, अब टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। आपने उस एनर्जी दे दी तो ये आखिर में शेल में, लास्ट शेल में लेट्स सपोज चला गया। मतलब ये क्या हुआ, इस शेल को आप वैलेंस या लास्ट वैलेंस शेल, इसे आप क्या कहते हो, वैलेंस शेल, ठीक है, या लास्ट शेल भी कह सकते हो।
आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि ये फर्स्ट शेल से सेकंड से एक्सवाइजेड जिस शेल से भी लास्ट शेल में आ गया, तो उस एनर्जी को आप एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी भी कह सकते हो। किसी भी शेल में एक शेल से दूसरे शेल में ले जाने के लिए एनर्जी को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया और आपने मजीद एनर्जी ऐड कर दी, मजीद एनर्जी दे दी इस एटम को, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से भी खारिज हो गया, लास्ट शेल से भी खारिज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से आज़ाद हो गया, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? द आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to completely remove electron from valence shell is called ionization energy. तो इसे आप क्या कहते हो? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन हासिल कर दिया? तो कंक्लूजन ये रहा हमारे पास कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे इस शेल से इस शेल में जाएगा या इस शेल से इस शेल में आएगा, इस शेल फर्स्ट शेल से सेकंड में जाएगा या सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट जब सेकंड में जाएगा तो इन दोनों शेल के दरमियान जो रिक्वायर्ड एनर्जी डिफरेंस है वो आप प्रोवाइड करोगे, तब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तब आएगा जब ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर हो, तब ये ऊपर से नीचे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन था इस टॉपिक का कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी एक्सेप्ट करेगा या वही एनर्जी लॉस करेगा जो वो से दूसरे शेल के एनर्जी के बराबर ले आए। ठीक है, बाकी आपको बात समझ आएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एक्सरेज। कौन सा रेस? एक्सरेज। एक्सरेज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसको रांजन ने डिस्कवर किए थे, रांजन। ठीक है, रांजन एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था, और इसे एक्सरेज क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एक्सरेज, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ, तो उसका अगर मैं एक इधर ड्रा करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तमाम रेडिएशन, तो सबसे पहले आपको गामा रेज मिलेंगे, एक्स रेज मिलेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज मिलेंगे, विजिबल रीजन मिलेगा, इंफ्रारेड मिलेगा, और माइक्रोवेव मिलेगा, और एक और भी है वो भी मिल जाएगा आपको, माइक्रोवेव एक और भी भूल किया मुझसे। लेकिन गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी है ये सबसे ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है। सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? एक्स रेज की, और इसका वेवलेंथ बड़ा है, सॉरी, इससे। ठीक है, लेफ्ट से राइट तक जाओगे तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ बढ़ेगा। तो एक्स रेज हमारे पास क्या है? एक्स रेज ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सेकंड हाईएस्ट हमारे पास ये क्या है? फ्रिक्वेंसी वाली रेज है, एक्स रेज। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इस चार्ट में ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन है, एक्स रेज। ठीक है, तो अब तीसरी बात ये हो गई कि अगर लाइटर्स हमारे पास, लाइटर या स्मॉल एटॉमिक नंबर वाले एटम्स है, लेट्स सपोज आपके साथ हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, एक्सेट्रा, ये एक्स रेज इस लेटर एटम्स की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लेटर एलिमेंट। मतलब ये कि लेटर एलिमेंट में इतना पावर नहीं है कि वो एक्सरे एमिट करे। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेवी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से हेवी एलिमेंट्स? जिसका एटॉमिक नंबर बराबर हो या बड़ा हो 5 से। हेवी एटम्स अगर इसका एटॉमिक नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो वो एक्सरे क्या करेगा? एमिट करेगा। उसमें इतना पावर है कि वो एक्सरेज एमिट करे, और लाइटर जो एलिमेंट्स है उसमें इतना पावर नहीं है कि वो एनर्जी को, एक्सरेज को एमिट करे। ठीक है, और एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 10 की ताकत -8 से लेकर 10 की ताकत -11 मीटर इस रेंज में होती है। ठीक है, अब देखो, एक टॉपिक है इनर्शियल ट्रांजिशन। क्या है? इनर्शियल ट्रांजिशन। ये लेट सपोज आपके साथ फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, आगे जाओ। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों शेल के दरमियान डेल्टा ई क्या है? बड़ा है किससे?
इन दोनों के दरमियान जो डेल्टा है वो बड़ा है। मैंने इस पे पहले भी बात की, वो आप बेशक इससे पहले वाले टॉपिक की बात है, आप रिवर्स करें वीडियो को, बेशक वो आप देख सकते हो। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है बनिस्बत इन दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है मैं इसको डेल्टा E2 के नाम से पुकारता हूँ, और बनिस्बत ये वाला एनर्जी डिफरेंस है वो भी बड़ा है किससे, डेल्टा E2 इज़ बड़ा है डेल्टा E3 से। मतलब ये हुआ कि आप जब जो ही ऊपर जाओगे तो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, नीचे वाले शेल की जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। जब नीचे फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा और सेकंड से वापस फर्स्ट शेल में आएगा तो इसे इनर्शियल ट्रांजिशन कहते हैं। तो वापस आने में जो रेज एमिट करते हैं वही रेज क्या है, एक्स रेज, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, इसे क्या हमने नाम दिया कि इनर शेल में जो ट्रांजिशन होती है उससे जो पावरफुल रेज बनती है वो, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, उसे आप क्या कहते हो, इनर शेल ट्रांजिशन। और इस टाइप के जो एक्स रेज है उसे आप कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हो, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। कौन से एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। अब दूसरी बात हो गई कि यही इलेक्ट्रॉन अगर ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यही इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, और सडनली ये स्ट्राइक करे किसी मेटल सरफेस के साथ, मेटल सरफेस के साथ क्या करे, स्ट्राइक करे मेटल सरफेस, तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन सडन इसकी वेलोसिटी अगर सडन वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करे किसी सरफेस के साथ, तो इसकी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ नहीं, बिल्कुल हाई वेलोसिटी के साथ अगर हाई वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो उसकी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है। जब सडन ये स्ट्राइक करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो एनर्जी लॉस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट होगी। तो इस रेस को भी एक्स रेस का नाम देते हैं, लेकिन इस रेस को एक खास एक्स रे में एक खास सब कैटेगरी में इसका नाम आता है, उसे कहते हैं कंटिन्यूस एक्स रे। कौन सी एक्स रेस, कंटिन्यूस एक्स रेस। तो सडन डिसेलरेशन मतलब इसका बहुत हाई एक्सेलरेशन था और सडन स्ट्राइक हुआ तो सडन इसकी एक्सेलरेशन कम हो गई, जो एक्सेलरेशन कम हो गई तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज हो गई, ठीक है। जिस तरह अगर दो ट्रक बहुत तेज जा रहा है वो हाई वेलोसिटी के साथ और सडनली एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो जो वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई डायरेक्ट, वो साउंड में इन द बहुत बड़ा साउंड आप सुनते हो ना, तो वही काइनेटिक एनर्जी लॉस काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड रिलीज होती है। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन वो सडन डिसलरेट हो जाए, सडन उसकी कम हो जाए वेलोसिटी, तो क्या होगा, सडन वेलोसिटी कम होने से उसकी वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होगी। तो इस टाइप की एक्स रेस को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग एक्स रेस या कंटिन्यूस एक्स रेस। तो ये आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।